हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 8 क्लियर करेंगे। और ये एनसीईआरटी की जो है ये आपकी 11th क्लास की है, जो आपका इसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण करके है। ठीक है, और भौतिक पर्यावरण जो ये करके इसमें मेंशन किया गया है, इसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग अपवाह तंत्र को क्लियर करेंगे। और इसमें देखिए हमने अलग से मैप भी ऐड कर दिया है, और ये मैप भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये एसटी मैप का पीडीएफ है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या आपको जो हमारा ऐप है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप में आपको मिल जाएगा, ऐप का नाम है जीएस बाय दिवाकर। ठीक है, जीएस बाय दिवाकर करके है। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे भी इसका पूरा ये जो मैप आपके सामने दिख रहा है ना, ये मैं वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और ये पूरा देखिए इसमें कितना बेहतरीन तरीके से पूरी नदियाँ और नदियों की जो सहायक नदियाँ उसके बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे कौन कौन से बांध बने देखिए, आपका यहाँ पे है हीराकुंड हो गया, यहाँ पे देखिए इंदिरा सागर है। ठीक, पूरा ये मेंशन किया गया। ये देखिए तुंगभद्रा नदी है, ये आपका कृष्णा नदी है, इसकी सहायिकाएं, यानी कि टोटल यहाँ पे आपका मैक्सिमम चीज़ें पूरी मेंशन करके दी हुई हैं। तो ये मैप भी आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और यदि आप एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए टीजीटी, पीजीटी, निर्जेआरएफ सभी के कोर्सेज आपको यहाँ पे उपलब्ध है। जीएस बाय दिवाकर जो ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड करिए। इसके अलावा यदि और जानकारी आपको चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको कोर्स के बारे में मिल जाएगा। देखिए राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, जो चल रहा है, जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर और इसमें टोटल जो कराया जाता है पूरा टॉपिक टू टॉपिक होता है। ठीक, यूजीसी नेट दिसंबर का भी बैच चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी कैसे है किसी भी एग्जाम के लिए, ना केवल मैं एकलव्य मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूँ, नवोदय केवीएस की बात कर रहा हूँ, बल्कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को यदि आपको अटेम्प्ट करना है तो भी यहाँ से आपका प्रश्न आता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हुआ चलूंगा कि कहाँ कहाँ पे किन किन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा फोकस करके चलनी है, उसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, ये आपका दिया गया है अपवाह तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहले ये समझिए अपवाह क्या होता है। इंटरव्यू में प्रश्न आपसे पूछ दिया कि अपवाह क्या है, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, और जो ये वाहिकाएं हैं या जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, इनके पूरे समूह को या जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अपवाह तंत्र हो गया। तो ड्रेनेज क्या है, ये जो वाहिकाएं हैं इनके माध्यम से जो जल प्रवाह हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपवाह हो जाएगा। लेकिन इनका जो जाल है उसको हम लोग अपवाह तंत्र कहेंगे। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, जो स्थलाकृति है यानी लैंडफॉर्म कैसे वहाँ पे, उसका स्लोप कैसा है, और बहते हुए जल की मात्रा, इसके अलावा जो बहाव की अवधि है उसका क्या होता है, ये परिणाम होता है। तो अपवाह तंत्र की गणना के लिए आपको वहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न देखना है। ठीक है, इसके अलावा फ्लो ऑफ वाटर देखना है। ठीक है, जल की मात्रा भी आपको देखनी है, वहाँ का लैंडफॉर्म आपको देखना है। ठीक है, वहाँ की रॉक मटेरियल के बारे में आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि जो अपवाह तंत्र है वहाँ पे किस प्रकार के अपवाह तंत्र का विकास होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे अपवाह प्रतिरूप कैसा होता है। ठीक, तो ये लास्ट में मैं बात करूंगा, क्योंकि पहले हमको क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करना है। तो ये शहर गांव के बारे में दिया है, तो ऊपर वाला कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलकर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्यों विसर्जित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर ले जाती है, तो इसे कैचमेंट एरिया कहा जाता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका मिला ना, पूछा जाता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। तो जहां से नदी, जैसे ये आपका रिवर है, यहाँ से आपका सहायक नदियों द्वारा जल बहा के ले जा रहा है, तो इसका ये कैचमेंट एरिया हो जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी एक मेन रिवर हो गया, इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, इनका जो अपवाह क्षेत्र होगा क्या होगा, इसे आप अपवाह द्रोणी कहेंगे। जहां से ये जल धारण कर पा रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र बोलेंगे। ठीक,
एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, जल विभाजक या वाटर शेड कहते हैं। चलिए एक पॉइंट ये भी मिल गया, ठीक है। जो जल विभाजक होता है वो क्या होता है, एक अपवाह द्रोणी, जैसे मान लीजिए गंगा का हो गया, ये सिंधु का हो गया, इधर गंगा का हो गया, तो इनके बीच जो श्रेणियां, जैसे पर्वत श्रेणी हो गई, जो जल विभाजक का काम करती है यानी अलग करती है इनकी बाउंड्री को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं या जल विभाजक बोलते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियां नालों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको जल समर कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी, नदी द्रोणी क्या होती है, बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र होता है, वाटर शेड होता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया जो है, जो बड़ी नदियों का कैचमेंट होगा वो क्या होगा, द्रोणी होगी। छोटी नदियों का जो कैचमेंट होगा वो जल संभर होगा। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये अंतर समझिए द्रोणी और संभर में, ठीक है। क्लियर यहाँ से आपका हो ही चुका होगा। आगे देखिए, नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके भी एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों पूर्ण क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और बृहद नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों के रूप में भी लिया जाता है, ठीक है। बृहद जल द्रोणी हो गई मध्यम स्तर पे, ठीक है, सूक्ष्म स्तर पे, इन्हें अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो समूहों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक आपका जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, एक आपका बंगाल की खाड़ी का है, ठीक। इनको हम लोग डिटेल देखने से पहले आते हैं कुछ और पॉइंट पे जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया था ऊपर, ठीक। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपवाह प्रतिरूप अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं लास्ट में जो रिवीजन सीरीज रहेगी, इसमें लास्ट में 5 से 10 मिनट का आपका रिवीजन का एक करूंगा। तो रिवीजन में आपको मैं बताऊंगा कि वलयाकार अपवाह प्रतिरूप या वृक्षाकार अरी, ठीक है, या आपका आयताकार, जाली नुमा, अभिकेंद्री, अपकेंद्री, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, सभी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक बोलते हैं। ये देखिए, डेंड्रेटिक जो है हिंदी में भी लिखा आता है। वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक, तो वृक्षाकार जो अपवाह प्रतिरूप है ये कौन सी नदियां बनाती हैं, उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान में यानी आपका कौन सा, गंगा हो गया, यमुना नदी हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सभी आपका वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, यानी अपवाह प्रतिरूप को दिखाती हैं। क्योंकि पेड़ की शाखा का मतलब एक मोटी शाखा हो गई, यहाँ पे आपका छोटे छोटे शाखाएं पतली पतली निकली होती थी, इसी तरह से इनके सहायक नदियां होती हैं। अगला देखिए, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये आपका पर्वत हो गया, माउंटेन हो गया, यहाँ से इधर उधर नदियां जाएं तो ये आपका कैसा हो गया, अरीय या रेडियल प्रतिरूप होता है। जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इसकी अच्छी उदाहरण है, ठीक। जैसे यहाँ पे आपका महानदी हो गया, सोन हो गया, तो ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स में आएंगी। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं, ठीक, यानी कि दो मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बह रही हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं। अब देखिए, इसकी सहायक और इसकी सहायक एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या बोला जाएगा, ट्रिल्स या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका, तो ये कैसी हो जाएंगी, जालीनुमा हो जाएंगी। इसमें क्या है, ये मेन रिवर है, मुख्य नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं इनकी। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल, ठीक। जैसे ये आपका झील हो गया, यहाँ पे आपका नदियां क्या है, अपने अवसादों का निक्षेपण करें या अपने जल को गिराएं, ठीक। अब देखिए, पश्चिमी घाट है आपका, अब पश्चिमी घाट से निकलकर जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनका जो प्रतिरूप होता है ये समांतर अपवाह प्रतिरूप को दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे अब आ जाते हैं फिगर में। फिगर में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा जो नदी और सहायक नदियों का है। तो यहाँ पे देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हो गई,
इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। ये जो आपका ब्लैक कलर का दिखाया गया ना, इधर देखिए, जिस पे मैं अभी रेड आपका ये कर रहा हूँ, ये क्या है, ये जल विभाजक है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने पढ़ा कि जल विभाजक क्या है, कि ऐसा श्रेणी, ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों की सीमाओं का डिवाइडेशन करे, विभाजन करे। तो ये आपका देखिए दो नदियाँ, इधर आपका सिंधु हो गया, इधर गंगा हो गई, इनको काट रहा है, अलग कर रहा है, तो ये क्या होगा, जल विभाजक हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका लूनी नदी है, ठीक, ये अंतः स्थलीय नदियों के अंतर्गत आती है। ये देखिए आपका माही नदी है, माही नदी भी इसको, यानी जो जल विभाजक है इसको आर पार काटते हुए कोई नदी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। ठीक, अब आ जाइए आपका, जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि दो नदियाँ स्पेशली जो अपवाह तंत्र की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आपका देखिए एक आपका अरब सागर की शाखा हो गई, एक इधर वाली, एक आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरब सागर में। ठीक, ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्रियों द्वारा विलग किए जाते हैं। तो जो आपका अभी आपने देखा था, क्या था वो, वाटर डिवाइडर यानी कि जल विभाजक था, तो इनसे ये अलग होता है। तो इसका जल विभाजक एक रेखा द्वारा दर्शाया गया। कुल अपवाह क्षेत्र लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ठीक, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में ये क्या करती है, अपना जल विसर्जित करती हैं, जिसमें 77% ये बता रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कथन और कारण में ये बनाता है प्रश्न। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित ये करती है, जबकि अरब सागर में कितना परसेंट नदियों का जल होता है, 23%, जिसमें सिंधु है, नर्मदा है, तापी, माही, पेरियार नदियां हैं, जो अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। जल संभर के आकार क्षेत्रों की बात करें तो भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अभी हमने क्या बोला कि जो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। अब जल संभर क्षेत्र यानी कि उनकी जो जल द्रोणी है, द्रोणियों के आकार के अनुसार के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, जिसमें आपका लगभग 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं। अब 14 नदी द्रोणियों में देखिए जो प्रमुख हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार और साबरमती, बराक हैं। ठीक, मध्यम नदी द्रोणी वाले जो अपवाह क्षेत्र के हैं, जिनका 2000 से लेके 20,000। अभी ऊपर आपने द्रोणियों के 3 प्रकार पढ़ा ना, सूक्ष्म, मध्यम और बृहत। ठीक, तो इसमें बृहत में क्या हो जाएगा, जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पे अपना जल विसर्जित करती हैं, जिसमें 14 नदियां हैं। मध्यम नदी द्रोणी में अपवाह क्षेत्र में 2000 से 20,000 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में अपवाह क्षेत्र इनका होता है, जिसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कालिंदी, पेरियार और मेघना नदी हो गई। तीसरा लघु या सूक्ष्म नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, यानी कि इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक, तो तीनों का आपने देख लिया क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये देखिए आपका अपडेटेड है पूरा, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ, उसी का ये पूरा हमने ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए कि नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, कुछ नदियों का। वे नदियां क्या करती हैं, अपना जल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में विसर्जित करती है। उत्तर भारत में नदियों की पहचान करना आपको। ठीक है, कुछ का क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार से जिनका उद्गम है, वो पश्चिमी घाट से जिनका उद्गम है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करते हैं। दक्षिण भारत की नदियों की भी आपको पहचान करना, ऊपर फिगर में आपने देखा ही था। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आने वाले हैं। यहाँ पे आपका ये है, नर्मदा, तापी, 2 बड़ी नदियां हैं। क्या करती हैं ये, इनका अपवाद है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर में गिरती हैं। ये और अनेक छोटी छोटी नदियां अपना जल क्या करती हैं, अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताएं। तो देखिए ये काम आप लोगों के लिए थोड़ा सा है, क्योंकि एसडी वाला जो मैप है ना, यहाँ से आप देखिएगा, जो ये नदियां यहाँ से यहाँ तक बहती हैं, तो वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, उद्गम प्रकार और प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को, अब देखिए 3 प्रकार आपने देख लिया ना। एक आपका अपवाह द्रोणी के आधार पर, ठीक है, एक आपने क्या देखा कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। जल विसर्जन में आपने 2 पढ़ा, इसमें आपने 3 पढ़ा, 20,000, 2000 से 20,000 और 2000 से कम।
अब यहाँ पे कह रहा है कि उनकी उद्गम और प्रकृति की अब विशेषताओं के आधार पे बात करें तो ऐसी नदियां जो हिमालय से निकल रही हैं तो हिमालयी अपवाह तंत्र हो गई। ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र में शामिल है, यानी प्रायद्वीप से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हो गई। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी क्या है, पुरानी है। समझ में आ रही बात की नहीं? ये आपको क्या करना है, इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ये हर जगह तो ये फिट बैठ रहा है, जो अपवाद है ये पूछा जाता है। अब यहाँ से मान लीजिए प्रश्न बना दिया कि निम्न में से कौन सी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियों से उत्पत्ति की दृष्टि से पुरानी है। अब देखिए ऑप्शन में आपका दे दिया चंबल, बेतवा, सोन और महानदी दे दिया कि कौन सा इसमें से नहीं है तो महानदी हो जाएगा, कौन सा है तो चंबल, बेतवा, सोन है। ठीक है। फिर भी अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है कौन सा? यही उद्गम, प्रकृति और विशेषता। ठीक है। और इसी के आधार पर यह वर्गीकरण यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी में किया गया है। ठीक है। भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में देखिए आपका दिया गया है। तो सबसे पहला आपका जो पढ़ना है यहाँ पे हिमालयी अपवाह तंत्र को आपको पढ़ना है। ठीक है। हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में जानना है। अब हिमालयी नदियों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ। इसमें जो मुख्य नदी है गंगा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन्हीं तीन नदियों के द्रोणियों के विस्तार के बारे में आपको पूरा चर्चा करना है और यहीं से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि इन्हीं नदियों को पूछेगा कोई बाई सहायिका है, दाई सहायिका है, कहाँ पे इसमें सम्मिलित होती हैं नदियाँ। यहाँ की नदियाँ क्या है, हिमालयी नदियाँ। देखिए ये क्या है, विशेषताएं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो 12 मासी होती हैं। क्यों 12 मासी होती हैं? क्योंकि इन्हें जो जल की प्राप्ति है वर्षा और हिम के पिघलने दोनों से होता है। तो वर्षा से यदि कम हो रहा है तो हिम के पिघलने से ज़्यादा होता है, इसलिए ये 12 मासी यानी हमेशा इसमें जल का प्रवाह बना रहता है। ठीक है। पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये वर्षा पे ही आधारित होती हैं, बर्फ के पिघलने से नहीं। जबकि हिमालयी नदियां आप कहेंगे बर्फ से पिघलने की वजह से, जबकि यहाँ पे बर्फ और वर्षण यानी वर्षा दोनों से। ये नदियां गहरे महाखड्डों यानी गार्जों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ क्या करता है, अपरदन क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। महाखड्डों के अतिरिक्त जो नदियां हैं ये अपना पर्वतीय भाग में क्या करती हैं, वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं बनाती हैं। और जब ये नदियां क्या करती हैं, मैदान में प्रवेश करती हैं तो इनके द्वारा क्या बनता है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण ये करती हैं। जैसे समतल घाटियों का निर्माण करती हैं, गोखुर झीलें बनाती हैं, बाढ़ के मैदान होता है, गुम्फित वाहिकाएं, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी ये क्या करती हैं। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अपना रास्ता ये बदलती रहती हैं। जैसे कोसी नदी के एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात भी रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। उस नदी मार्ग में क्या होता है, अवरुद्ध हो जाती हैं ये, और इसके द्वारा क्या होता है, नदियां अपनी मार्ग जो है धीरे से बदल लेती हैं। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि जो कोसी नदी है ये इतना ज्यादा अवसाद क्यों लाती है अपने साथ, या कहाँ से ले आती है? ठीक है। आगे देखिए, आप सोचते हैं कि अवसाद जो है क्यों लाती हैं। सामान्यतः नदियों और विशेषतर कोसी नदी में जल बहाव की मात्रा का समान रहता है, घटती बढ़ती है। ठीक है। ये आपका बाढ़ के प्रति नकारात्मक सोच, ये सारी चीजें आपके लिए दिया गया है, तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लीजिए, क्योंकि सारा कुछ हम ही बताएंगे तो फिर आपका कोई विशेष फायदा यहाँ से नहीं होगा। अगला देखिए, हिमालयी जो पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे होता है। ठीक, नदियों के विकास के बारे में मतभेद है अलग अलग। भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मायोसीन टाइम पीरियड में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी, जिसे हम लोग इंडो ब्रह्मा रिवर कहते हैं। ठीक है। शिवालिक या इंडो ब्रह्म रिवर कहा गया। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ साथ असम से पंजाब तक ये बहती थी। ठीक, यहाँ पे बात किया जा रहा है इंडो ब्रह्मा रिवर की, जो क्या करती थी, हिमालय से इधर आपका पूरा ये पंजाब तक अनुदैर्ध्य में इसका विस्तार था।
और निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी क्या करती थी, यहाँ पे विसर्जित कर देती थी। शिवालिक पहाड़ियाँ, यहाँ पे देखिए जो आपका मेंशन किया गया है, शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता और इनकी सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गुलास्मिका, कांग्लोमेरेट आदि शामिल है, इस धारणा को पुष्टि करते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि पहले जो इंडो ब्रह्म रिवर का एक कॉन्सेप्ट माना गया, अब चूंकि इसका जो टाइम पीरियड है मायोसीन टाइम पीरियड में हुआ था, मायोसीन काल में लगभग 2.4 से लेके 50 लाख वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत क्लीन लिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मायोसीन टाइम पीरियड में ये आपका 2.4 से 550 लाख के आसपास इनका उद्गम होता है। और ये जो आपका इंडो ब्रह्म रिवर बहती है कि नहीं, इसका साक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, इसका साक्ष्य आपका यहीं से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कि इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, किनका, शिवालिक श्रेणियों का। इसीलिए कह रहा है कि शिवालिक से लेके इधर पूरा असम मैदानों तक पूरा ही अनुदैर्ध्य में जो इंडो ब्रह्म रिवर बहती थी। ऐसा माना जाता है कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में क्या हुई, बन गई। एक आपका पश्चिम में सिंध, इसकी 5 सहायक नदियां। ठीक है, सिंध और उसकी सहायक नदियां, सहायक कितनी है, 5 सहायक हैं, ध्यान रखिएगा ये भी पॉइंट। मध्य में गंगा, हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां। और इसके अलावा जो पूर्व में आपका असम की बात करें, ठीक है, असम या अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें आपका ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र इसमें शामिल किया गया। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः कब हुआ था, प्लिस्टोसीन काल में, हिमालय के पश्चिम भाग में। और पोतवार पठार जो दिल्ली रिज है, इसके उत्थान के कारण हुआ, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। यहाँ पे देखिए 3 भाग में ये डिवाइड हो गई, पश्चिम, मध्य में और पूर्व में। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो डिवाइडेशन हुआ था किस कारण से हुआ, प्लिस्टोसीन काल में जो है दिल्ली रिज हुआ, ठीक है, और पोतवार पठार का उत्थान हुआ, इसकी वजह से हुआ। यह क्षेत्र जो है सिंध और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जो है यही जल विभाजक का काम कर रहा है। और इसी प्रकार जो है मध्य प्लिस्टोसीन काल में जो राजमहल पहाड़ियां थी, ठीक है, और मेघालय जो पठार था, इसके मध्य जो है क्या आ गया, मालदा गैप आ गया। और मालदा गैप का जो अधोक्षेपण हुआ, ठीक है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हो गया। दिक् परिवर्तन का मतलब कि वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। ठीक है, यानी दिशा परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हिमालयी नदी तंत्र के अपवाह की हम लोग बात कर लें। इसमें देखिए अनेक नदी तंत्र हैं, लेकिन जो मुख्य है वो आपका क्या है, एक आपका है सिंधु नदी तंत्र। इसमें देखिए एक्स्ट्रा चीजें भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ, मेंशन यहाँ पे आपका साथ ही साथ हम लोग करते चलेंगे। ठीक, जैसे ये थ्योरी देख लीजिए, फिर फिगर पे हम आपको वहां पे आ जाते हैं, वहां दिखा देते हैं। इसमें देखिए भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम नदी कौन सी है, ये आपका सिंधु नदी है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पश्चिम नदी विश्व का सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। क्षेत्रफल देखिए 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और भारत में क्षेत्रफल जो है कितना है, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई जो है 2,880 किलोमीटर है। भारत में जो लंबाई इसकी 1,114 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए गंगा नदी से बड़ी नदी है कि नहीं, ये गंगा का 2,525 किलोमीटर है, लेकिन इसका 2,880 है। लेकिन भारत में इसका अपवाह जो है 1,114 है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी आगे जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के प्रश्न देता है, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि तीनों नदी तंत्रों को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर बताएंगे। भारत में यह हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी, इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र कैलाश पर्वत श्रेणी में किस हिमानी से होता है, बोखरचू हिमानी से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है कि जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी है, यहाँ पे इसे सिंगी खम्बान अथवा सिरमुख कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंगान या सिरमुख कहते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य ये प्रवाहित होते हुए, ठीक है, किनके मध्य बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच, ये भी ध्यान रखिए।
सिंधु नदी जो है किनके मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच। जास्कर और लद्दाख अब किस में आ जाएगा, लद्दाख जो आपका यूनियन टेरिटरी है उसमें आ जा रहा है। ठीक है, बीच उत्तर पश्चिम दिशा में, कैसी दिशा में, उत्तर पश्चिम किधर होगा, इधर आपका। ऐसे देखिए यहाँ पे यदि आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, सॉरी वर्ल्ड का नहीं इंडिया का, तो ये आपका ऐसे यहाँ पे प्रवेश करती है। तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई है, लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है और मानचित्र पर इसे रेखांकित करें तो ऊपर फिगर दिया गया अभी दिखा रहे हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका श्योक है, गिलगिट है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार है, गास्टिंग है और द्रास है। ये नदियां देखिए हैं, और इसमें से बाईं और दाईं सहायक नदियां भी आपको हमने बताया पहले ही, आपको एक वीडियो में मेंशन किया है। लद्दाख का पूरा जो वीडियो यूनियन टेरिटरी का है उसको आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरा मेंशन किया LOC क्या है, LAC क्या है, कितना जो जम्मू कश्मीर का या लद्दाख का कौन सा एरिया भारत के पास है, चाइना के पास कौन सा है, पाकिस्तान के पास कौन सा है, कितना एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, इन सभी का उसमें फिगर सहित वर्णन है। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से क्या होती है, बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है, पाकिस्तान की बात चल रही है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य जो मुख्य सहायक नदियां हैं, खुर्रम है, तूची है, गोमल है, बिबुआ है और संगर है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाईं सहायक और दाईं सहायक है। ठीक, जास्कर जो है ये बाईं सहायक नदी है, ये दाईं सहायक नदी है। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट में, अब यहाँ से देखिए ऐसे जाती फिर इधर आ जाती है, यानी दक्षिण दिशा में बहते हुए मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद यानी यहाँ से आपका जो है नदियाँ अपना इसमें जल विसर्जित करती हैं। ठीक, पंचनद का नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया। ठीक है, अंततः सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु और जम्मू, सिंधु जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में ये बहती है। अभी देखिए ये क्या है कि जम्मू के बजाय आप यहाँ पे लद्दाख कर लीजिए, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा आपका राज्य नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसको यहाँ पे इसलिए मैं अपडेट भी आपको करता हुआ चल रहा हूँ। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरपद स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहती हुई, ये भी याद रखिएगा, श्रीनगर और बूलर से बहते हुए एक तंग या गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है। ध्यान रखिएगा, आगे आ जाइए फिगर में। काफ़ी देर आप लोगों ने इंतजार किया होगा, तो इंतजार भी यहाँ पे देखिए आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ से आप समझिए कैसे कैसे इसमें हमने ये बताया कि ये देखिए आपका यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे आपका प्रवेश कर रही है। ठीक, ये आपका जो निकल रही है आपकी सतलज नदी है, ये आपका सिंधु नदी है, यहाँ से निकल रही है। इधर से देखिए ये प्रवाहित होते हुए यहाँ से आपका फिर इधर आपका ये दक्षिण में हो जाती है, दक्षिण दिशा से। ठीक है, और यहाँ पे आपका मिठानकोट में पंच नदियों का जल इसमें मिलता है। पंच नदियों में मतलब झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। अब देखिए ब्यास नदी का जो जल यहाँ से किस में आ रहा है, सतलज में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे यहाँ पे सतलज यहाँ पे आई, और जो रावी नदी है, ठीक, इसका और चिनाब का, ये सभी अपनी नदियाँ कहाँ पे जल विसर्जित कर रहे हैं, झेलम में। और झेलम यहाँ से निकलते हुए ये देखिए बॉर्डर पे एकदम बहती है, पूरा सीधे सीधे यहाँ पे सीमा बना रही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और इधर से आपका यहाँ आके ये अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए झेलम के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, और यहाँ पे भी आपका जो SD मैप हमने ऐड किया इसको भी थोड़ा सा देख ही लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे हमने झेलम की बोला कि ये वूलर झील से होते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये आपका झेलम नदी वूलर झील से होते हुए इधर देखिए आपका यहाँ पे प्रवाहित होती है। और ये सिंधु नदी हो गई, यहाँ से निकल रही है, ये उत्तर पश्चिम से प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पे आपका महाराणा महाराणा प्रताप सागर बांध भी है, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपका सतलज भी कौन सा है, गोविंद सागर है। और सतलज नदी आपका यहाँ से निकल रही है, देखिए मानसरोवर झील हो गया, ये देखिए राकसताल झील है, ठीक है। यहाँ पे आपका बोखरचू हिमानी है, ठीक। यहाँ से आपका निकल रही है, ये देखिए गोविंद सागर है भाखड़ा नांगल बांध के बगल में, ठीक है। यहाँ से आते ही देखिए आपका ब्यास नदी पे यहाँ पे आपका महाराणा प्रताप है, ब्यास नदी आपका ये सतलज में मिल जाती है, ठीक है। ये रावी आपका यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे देखिए आपका ये चिनाब नदी निकल रही है। तो ये सभी कहाँ पे हैं, ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ तक इसका एरिया आता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला जो यहाँ से देखिए ये आपका किस में आ जाता है, ये लद्दाख में आ जाता है, ठीक है। इतना तो आपका हो गया होगा। अब आ जाइए यहाँ पे फिगर आपने देख ही लिया है। अब झेलम को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। झेलम जो है ये महत्वपूर्ण सहायक है, दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के बहरी नाग झरने से निकलती है। झेलम कहाँ से, बहरी नाग से निकलती है। किन किन से बहती है, श्रीनगर से और वूलर झील से बहती हुई आगे बहती है, ठीक। पाकिस्तान में झंग के निकट किससे मिलती है, चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब और इसका संगम कहाँ पे है, झंग में, ठीक। अब पढ़िए चिनाब को। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट मिला, प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जो है चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। चिनाब नदी आपका दो सरिताएं या दो नदियां आप कह लीजिए, चंद्रा और भागा के संगम से चिनाब का निर्माण होता है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में कैलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, ठीक। चंद्रा और भागा दो नदियों का संगम कहाँ पे होता है, तांडी में। या चांडी भी आपको देगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये चंद्रा भागा नाम से भी जानी जाती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह 1180 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक। चिनाब हो गया। अब आ जाता है रावी। रावी जो है सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी सहायक सिंधु की कौन सी हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी जो सहायक नदी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी। चिनाब का जो प्राचीन नाम कौन सा है, ये अस्किन हम लोग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका बाड़ा लाचा रोहतांग दर्रे के पास से रावी का देख लीजिए। सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी, ठीक है। दो चीजें, एक चंबा घाटी एक चुंबी घाटी है, ठीक। तो पूछा गया प्रश्न मैच कराने के लिए, चुंबी घाटी कहाँ है, आप लोग कमेंट में बताइए। चंबा तो आपका हिमाचल में हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी क्या करती है, पीर पंजाल से दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच जो आपका प्रवाहित होगी, ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे रावी के बारे में हम लोग पढ़ाई, ठीक। तो रावी के बारे में थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ठीक है। जिला कौन सा है रोहतांग दर्रे के पास, कांगड़ा जिला, हिमाचल का कांगड़ा जिला से निकलती है। और यहाँ पे आपका रावी नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं। चमेरा परियोजना है, थीन बांध परियोजना जिसे रणजीत सागर बांध कहा गया, शाहपुर कंडी बांध यहाँ पे है जो
रावी नदी पे प्रस्तावित भी है कुछ। ठीक है, रावी नदी और चिनाब नदी का जो संगम होता है कहाँ पे होता है? सराय सिंधु में। ठीक है, जो पाकिस्तान में है। अब चंबा घाटी में कौन सी बहती है? तो रावी नदी बहती है। ठीक है, चंबा घाटी में बहते हुए पीर पंजाल और धौलाधर के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी बहती है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ब्यास के बारे में जान लीजिए। ब्यास जो है सिंधु के अन्य महत्वपूर्ण सहायक में से है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। किससे? रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। पूछा गया प्रश्न है, कुल्लू घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? ब्यास नदी है। चंबा घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच भी प्रवाहित होती है। जास्कर और लद्दाख के बीच कौन सी है? सिंधु प्रवाहित होती है। ठीक है, ये पंजाब मैदान में प्रवेश करती है, तो ये क्या करती है कि कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। तो दो महाखड्ड काटी और लारगी में बनाती है। यह पंजाब के मैदान प्रवेश करती है, जहाँ हरिके के पास सतलज नदी में जा मिलती है। हरिके यहाँ पे बैराज है या बांध है। ठीक है, प्लेस का नाम है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। अगला देखिए, सतलज नदी। सतलज नदी ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ पे इसे लांगचेन खम्बाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लांगचेन खम्बाम। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? अभी ऊपर हमने बताया आपको, कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो ये आपका देखिए, सतलज नदी जो है लांगचेन खम्बाम के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। ध्यान रखिएगा, ये सतलज नदी जो है 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड का निर्माण करती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी भी है। ठीक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का भी पोषण करती है, जहाँ से इंदिरा गांधी जो नहर है वो आपका निकाली गई है। ठीक, तो ये टोटल हो गया सिंधु नदी तंत्र। तो आज का जो लेक्चर है ये बेस्ड होगा केवल सिंधु नदी तंत्र पे। कल हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे और ये जो लेक्चर चल रहा है ना, इसको आप देखना एकदम मत भूलिएगा। प्रश्न आपका हूबहू यहाँ से पूछा गया है। चलिए रिवीजन सीरीज में आ जाते हैं। तो रिवीजन में आपने जो अब तक पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सिंधु नदी से पहले ही अपवाह प्रतिरूप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा? अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप का मतलब ये हो गया, पहले अपवाह तंत्र को निर्धारण कौन करता है? तो अभी आपने आगे शुरुआत में एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि अपवाह तंत्र का निर्धारण कैसे होता है। वहाँ के जो लैंडफॉर्म है उससे होता है, जो लैंडफॉर्म का स्लोप है वहाँ पे उससे होता है, जो रॉक का पैटर्न है, जो रॉक की बनावट है उससे होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर है यानी जल का प्रवाह है उससे होता है। ठीक है, जो क्वांटिटी है जल की यानी जल की मात्रा जो है उससे भी होता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अपवाह प्रतिरूप में जो आपका था, एक तो था वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। तो वृक्षाकार में आपका गंगा नदी हो गई जो उत्तरी मैदान वाली होगी, सिंधु हो गई, आप कह सकते हैं यमुना को, ठीक है, गोदावरी को कह सकते हैं। आगे देखिए, जो अरी अपवाह हो गया यानी रेडियल। तो रेडियल में हमने ये कहा था कि जैसे ये आपका पर्वत श्रेणी है, इसके चारों ओर जो नदियां निकलती हैं, इस अपवाह प्रतिरूप को क्या बोला गया? रेडियल बोला गया। इसमें जैसे आपका अमरकंटक का रीजन हो गया, यहाँ से आपका नर्मदा और सोन निकलती हैं। ठीक, इसके दक्षिण में सियावा पहाड़ी है, लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से है। हालांकि एक तरह से वो भी अमरकंटक का भाग आप मान सकते हैं। वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रकार से अरी अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण देती हैं। ठीक, और अभिकेंद्री आपने पढ़ा था।
अभिकेंद्री आपने पढ़ा कि जैसे झील हो गया, यहाँ पे नदियाँ जो जल विसर्जित करती हैं इसमें ये अभिकेंद्री में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ या विंध्य क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियाँ हैं ये किस तरह के अपवाह प्रतिरूप को दिखाती हैं, ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप को दिखाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नदियाँ का एग्जाम्पल और देख लीजिए। अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं? वे नदी जो ढाल का अनुसरण करे, ढाल अनुसरण जो नदी करे वो क्या कहलाती है? अनुवर्ती नदी होती है। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियों को क्या कहते हैं? जैसे आपका मुख्य नदी है, ठीक है, जो मुख्य अनुवर्ती नदी है इससे समकोण पे जो मिलने वाली नदी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? इसे परवर्ती नदी कहते हैं, ठीक। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज जो नदियां हैं, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र है, इसमें सिंधु मत करिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, ये किस तरह के नदियों के एग्जाम्पल हैं? ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, या पूर्वारोपित या पूर्ववर्ती नदी, ठीक। तो जो नदी स्थल खंड के ढाल के अनुसरण नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्वारोपित। और जो ढाल का अनुसरण करे वो अनुवर्ती है और जो नहीं करे वो पूर्वारोपित है, ठीक। जिसमें आपका पूर्वारोपित नदियों में आपका स्वर्णरेखा है, चंबल है, सोन नदी को भी इसमें ला सकते हैं आप, ठीक है, बनास नदी को ला सकते हैं आप। और ऐसी नदियां जो आपका पश्चिमी घाट से निकल के, जैसे ये आपका पश्चिमी घाट है ना, यहाँ से निकल के अरब सागर में गिर जाती हैं, इनका जो अपवाह प्रतिरूप होता है कैसा होता है? ये समानांतर होता है, ठीक। ये तो आपका हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका रिवीजन में सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक। सिंधु नदी तंत्र में यदि हम लोग बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक, सहायक में कौन सी? 5 सहायक नदी हैं। रावी, रावी को यहाँ पे पहले हटा दीजिए, सबसे ऊपर से चलते हैं, ठीक। सबसे ऊपर में आपका कौन सा है? झेलम है, फिर आपका चिनाब है, फिर आपका तीसरे नंबर पे रावी है। उत्तर से दक्षिण क्रम भी कभी कभी पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। रावी है, फिर ब्यास है, और उसके बाद आपका कौन सा है? सतलज है, ठीक। झेलम का इसमें चिनाब में होता है रावी, ये दोनों झेलम चिनाब कहाँ पे? झंग में एक साथ मिलती हैं। रावी में चिनाब कहाँ पे आपका? ये सराय सिंधु में, ठीक है, ये संगम का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब इनके जो उद्गम स्थान है उसको भी पढ़ लीजिए। उद्गम में देखिए सिंधु का उद्गम कहाँ से आपका होता है? कैलाश श्रेणी में बोखरचू हिमनद से, कहाँ से आपका? बोखरचू हिमनद से। सतलज का कहाँ से होता है? राकसताल से, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपका सिंधु के बारे में पहले एक एक का क्लियर कर लीजिए। सिंधु की जो टोटल लंबाई है कितनी? 2880 है। भारत में जो प्रवाहित होती है 1114 किलोमीटर का लगभग है ये। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक, तो दाई सहायक नदी जैसे ये आपका प्रवाहित हो रही है, इधर इसका अपवाह है, तो जो लेफ्ट इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ से इसकी तरफ मुँह खड़े कर लीजिए, जिधर आपका दाहिना हाथ है वो दाहिनी सहायक हो जाएगी, जिधर बायां है वो बाईं सहायक हो जाएगी, ठीक। इसमें आपका जैसे काबुल हो गया दाहिनी सहायक में, खुर्रम है, कोमल है, ठीक, श्योक, ये आपका देखिए गोमल हो गया, तोची, विभोवा, संगर, ये गोल जो लिखा है गोल नहीं बल्कि गोमल है, ठीक है।
ये आपका कुर्रम है, ये गोमल है। ठीक। और इसके अलावा जो आपका है तोची नदी हो गई, पिबोवा नदी है, और जो बाई सहायक में आपका देखिए जास्कर है, सिगार नदी है। ठीक। और यहाँ पे आपका दाहिने में आपका गिलगित भी आ जाएगा, गिलगित नदी भी आपका दाहिनी है, श्योक नदी भी आपका दाहिनी है, नुब्रा या लुबना भी आप कह सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आपसे यहाँ से मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि जास्कर, सतलज नदी, श्योक नदी और स्पीति नदी, इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा सही होगा। ठीक है, अभी आगे इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक। ये जो पंच नदियां हैं ये आपस में कहाँ पे मिलती हैं, मिठानकोट। कहाँ पे मिलती हैं, मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती हैं। लेह नदी, एक प्रश्न और आपका है, लेह नदी सिंधु के किस तट से मिलती है। लेह नदी जो है ये सिंधु की दाहिनी सहायक नदी है, तो लेह भी यहाँ पे आपका एक नदी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चिनाब है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। अभी यहाँ पे देखिए इनके बीच के जो दोआब है उनका भी अलग अलग नाम है, जैसे आपका सिंधु सागर दोआब कौन सा है, गंगा सागर तो आपने सुना होगा, सिंधु सागर किन के बीच है, तो सिंधु सागर ये आपका सिंधु और झेलम के बीच है। ठीक। चाज दोआब किन के बीच है, तो चाज में चाज से क्या हो गया, चिनाब हो गया। ठीक है, चा से चिनाब हो गया, ज से यानी ज का झ समझिए, चा झ, झ से आपका क्या हो गया, झेलम हो गया। ठीक है। रचना दोआब किसके बीच है, तो र से क्या हो गया, रावी हो गया, और चा से क्या हो गया, चिनाब हो गया। ठीक है। और रचना के बाद आपका बारी दोआब है, तो बा से क्या हो गया, ब्यास हो गया। और री में आपका बारी में आप री में रा से क्या हो गया, रावी हो गया। ये ट्रिक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, आपको अलग से कुछ सोचना नहीं है, बस इसी से आप निकाल सकते हैं। बिस्त से क्या हो गया, बी से आपका ब्यास हो गया, स्त से क्या हो गया, सतलज हो गया। ठीक है, तो ये दुआ भी आपका क्लियर हो गए। जिस तरह से हमने बताया ये कभी आपको भूलेगा नहीं, यदि आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तब। ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक एक नदी का थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं झेलम के बारे में। झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, बहरीनाग के निकट जो है शेषनाग झील से। कहाँ से होता है, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है झेलम का। ठीक है। और ये किन से होके बहती है, श्रीनगर हो गया और बूलर झील हो गया। ठीक है, इससे ये होके गुजरती है। और श्रीनगर जो है इसी नदी के किनारे पूछा गया प्रश्न है। इस नदी पे जो डैम की हम लोग बात करें तो इसमें मंगला डैम का भी निर्माण हुआ है। कौन सा डैम है, मंगला डैम। मंगला जो बांध है, तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना है। ठीक है, तुलबुल है, उरी परियोजना है या उरी बांध परियोजना है। और भारत पाक सीमा का निर्धारण भी ये करती है। भारत पाक सीमा कहाँ से कहाँ तक ये आपका होता है, इधर आपका मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ये क्या करती है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है। कौन नदी है, झेलम नदी, पूछा गया प्रश्न है। ठीक। पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है, उसके पहले ही झेलम नदी द्वारा एक घाटी का निर्माण किया जाता है। इस घाटी का नाम है बांसमंगलम। क्या नाम है इसे, बांसमंगल, इस घाटी का नाम है।
और ये जो झेलम नदी है रावी से जाके झंग नामक स्थान पे संगम बनाती है, किससे? रावी नदी से। ठीक है। इसकी सहायक नदी एक है, वो है आपका किशन गंगा। किशन गंगा इसकी सहायक नदी में से एक है। चलिए झेलम हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे? अब देख लीजिए आपका दूसरे नंबर पे कौन सा है? चिनाब है। झेलम के बाद चिनाब हो गया। चिनाब और इसका यहाँ पे देखिए आपका जो है ये झेलम और चिनाब का संगम है। एक मिनट यहाँ पे आ जाइए आप लोग जो है। क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाले। पहला एक देखिए ये कि महत्वपूर्ण सहायक नदी पीर पंजाल गिरपत से बहरीनाग, ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान के निकट झंग नामक स्थान पे ये चिनाब नदी से मिलती है। ठीक। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, ये रावी से, तो रावी से नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, इसको एडिट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। झंग में ये क्या किससे मिलती है? चिनाब से मिलती है। और चिनाब रावी से कहाँ पे मिलती है? सराय सिंधु में मिलती है, वो भी यहाँ पे देखिए। आगे देखिए ये चिनाब है ना, चिनाब ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रभागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ठीक है। कैलांग के निकट तांडी में ये आपस में चंद्रभागा मिलते हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर ये आपका बहती है। चिनाब, ठीक है। रावी की बात करें तो सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कुल्लू में रोहतांग दर्रे के पश्चिम निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहते हुए ये देखिए सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच भी प्रवाहित होती है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये चिनाब से झंग में मिलती है। चिनाब और रावी इन दोनों का जो संगम है ये कहाँ पे होता है? सराय सिंधु में होता है। कहाँ पे होता है? सराय सिंधु में होता है। ठीक। यहाँ पे आपका चंद्रा और भागा दो नदियाँ के संगम से इसका निर्माण होता है। इनका संगम जो है तांडी में होता है। ठीक है। इसके बाद इसको चिनाब नाम दिया गया। और चिनाब पे जो परियोजना है, जैसे आपका कौन सा है? बगलिहार परियोजना है, बगलिहार परियोजना है। दुलहस्ती है, ये पूछा गया प्रश्न है। सलाल परियोजना है जो चिनाब नदी पर ही है। और यहाँ पे देखिए एक आपका और इम्पोर्टेंट है दूध गंगा नदी। दूध गंगा नदी देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर में भी एक है, एक आपका गोवा में भी आप पढ़ेंगे। और चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ठीक है। भारत बना रहा है इस पे। अब नेक्स्ट आ जाइए रावी के बारे में। देखिए यहाँ से जो चीज़ें चल रही है इसको आपको भूलना नहीं है। रावी की बात करें तो ये आपका रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा जिले से इसका उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक। और ये किस घाटी में प्रवाहित होती है? कुल्लू घाटी में। चिनाब ये आपका चंबा घाटी। ये देखिए आपका कुल्लू घाटी में ब्यास नदी है, सॉरी ब्यास नदी है। एक कुल्लू घाटी में ब्यास नदी, इसको आप यहाँ से एडिट कर लीजिए। कुल्लू घाटी में ब्यास नदी है। और जो रावी आपका ये बहती है ये चंबा में है। ठीक। रावी जो है ये चिनाब नहीं बल्कि यहाँ पे देखिए ये आपका रावी जो है ये चंबा घाटी में बहती है। ठीक। और इस पे चमेरा थीन ये सभी बांध है, चमेरा बांध है, थीन बांध है। ठीक है। और सराय सिंधु के पास जो है ये कहाँ पे किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है, रावी। अब ब्यास को देख लीजिए, ब्यास नदी।
ठीक। ब्यास ये आपका रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी में ये प्रवाहित होती है। ठीक। धौलाधर श्रेणी में यहाँ पे आपका काती और लारगी दो जगह ये क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है धौलाधर में, और ये आपका क्या करती है, ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। ठीक, सराय सिंधु से पहले, क्योंकि उसके बाद वो आपका चिनाब में मिल जाती है। ठीक। ब्यास नदी जो मैदानी भागों में पहुंचती है, ये होशियारपुर जिला या तड़वाड़ से जो है ये आपका यहाँ पे मैदान में आ जाती है, और हरिके नामक स्थान पे जो है सतलज में मिल जाती है। सतलज में कहाँ पे, हरिके के पास जो है ये आपका मिल जाती है सतलज में। और एक प्रश्न इससे आप बना सकते हैं कि पंच नदियों में एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में केवल प्रवाहित होती है, यानी इसका उद्गम भी भारत में और मिलन भी ये भारत में ही करती है, किससे, सतलज से। ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट है आपका वो कौन सा है, सतलज है। सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है आपका, चेमयुंगडुंग हिमानी से आपका ब्रह्मपुत्र हो गई। सतलज नदी है आपका राकस ताल से या राकस झील से, ये मानसरोवर के पास या तिब्बत का पठार आप कह सकते हैं उसको। और सिंधु नदी के समांतर लगभग 400 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। भाखड़ा नांगल डैम इस पर है, भाखड़ा नांगल डैम है। इसके अलावा ये जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा जो बनाती है, फिरोजपुर से फाजिल्का पंजाब के बीच जो है ये आपका निर्माण करती है। और ये पूर्ववर्ती नदी है जो तीनों श्रेणियों को काटती है, तीनों श्रेणी को काटती है। ठीक। और भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रे से। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का जो ये सेशन है हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला आपका रहेगा जिसमें हम लोग गंगा या ब्रह्मपुत्र का, पहले ब्रह्मपुत्र का देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में जो आपका है उसको आपका एक बार देख लेते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी। एनसीईआरटी कह रही है कि नहीं, पहले ब्रह्मपुत्र नहीं, पहले गंगा आप पढ़ो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गंगा पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए रोपड़ में महाखड्ड बनाती है, हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती है और पंजाब मैदान प्रवेश करती है, पूर्ववर्ती नदी है। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि यह तीनों श्रेणियों को काटती है, महान, मध्य और लघु। ठीक, महान, मध्य या लघु और शिवालिक तीनों को काटती है। तो इसके बाद आपका गंगा नदी तंत्र हम लोग देखेंगे। जैसे ही फिगर आपने यहाँ पे देखा पूरा, ठीक, ये देखिए आपका फिगर है पूरा, और यहाँ से मैं इसको देखिए एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका सिंधु नदी हो गई। ठीक, यहाँ पे झेलम देखिए कहाँ से बह रही है, ये बूलर लेक है, वहां से भी होके जा रही है ये। ठीक, बूलर झील है यहाँ से श्रीनगर से होते हुए। इधर आपका देखिए यहाँ पे चिनाब नदी है, ये यहाँ पे झंग नामक स्थान पे मिलेगी। और इधर देखिए आपका रावी नदी है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगी, चिनाब में, सराय सिंधु में मिलती है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे आ जाती है सतलज, ये मिठानकोट में मिलेगी। और ब्यास का इसमें संगम हो जाता है, यहाँ पे देखिए ब्यास नदी जो आपका निकलती है इसमें संगम हो जाता है। और सतलज पे यहाँ पे देखिए हरके बैराज के पास भाखड़ा नांगल में आपका यहाँ पे गोविंद सागर लेक भी है, ये राकस ताल से निकलती है, शिवकिला को काट यानी शिवालिक श्रेणी से आपका क्या करती है, शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे मिठानकोट में ये सभी जो है सिंधु नदी से क्या करती हैं, मिल जाती हैं। सिंधु नदी में देखिए दाई में आपका गिलगित हो गया, यहाँ से आपका नुब्रा, श्योक, ठीक है, लुबना, ये सारी नदियाँ हैं। इधर बाईं तरफ से आपका जास्कर वगैरह नदी इसमें आके सम्मिलित हो जाती है। ठीक, और यहाँ से सिंधु नदी आपका प्रवाहित होती हुई यहाँ चली जाती है।
इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे। और गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से देखिए पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। गंगा रिवर सिस्टम में देखिए ये घाघरा नदी है, इधर देखिए ये आपका गंगा नदी है। यहाँ पे पंचनद से जो आपका ये पंच प्रयाग है ना, इससे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे गंगा इधर आपका जा रही है, ये आपका गोमती आ रही है, घाघरा हो गई, ये गंडक हो गई, कोसी है, ठीक है। तीस्ता यहाँ पे देखिए, तीस्ता किसकी सहायक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। गंगा आपका यहीं तक है, ये बूढ़ी गंगा है यहाँ पे आपका। ये देखिए यमुना नदी हो गई, ये आपका इलाहाबाद यहाँ पे है, यहाँ पे आपका प्रयाग बनाती है। अब यमुना की सहायक में देखिए चंबल है। अब चंबल की सहायक में भी कौन सी, बनास है, ठीक। मालिनी है यहाँ पे आपका। ये देखिए आपका पार्वती है। बेतवा जो है यहाँ पे देखिए, बेतवा आपका किसकी है, डायरेक्ट यमुना की सहायक है। ये केन नदी यमुना की सहायक है। अब सोन नदी क्या है, इस पे देखिए बाण सागर झील है, गोविंद बल्लभ सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये आपका सोन जो है फिर गंगा की सहायक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका नाम हुगली हो गया, दो भागों में डिवाइड ये हो गई हुगली नदी। तो ये आपका टोटल देखिए फिगर से यदि आप ध्यान से देखेंगे पूरा नदियाँ आपको याद हो जाएंगी। और यहाँ से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर इनकी सहायक नदियों के बारे में, सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, किन पहाड़ियों को कौन सी काटती है, किन श्रेणियों के बीच कौन बहती है, उत्तर से दक्षिण इसका क्रम क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इनके बीच दोआब का नाम जो आपने देखा, बारी, रचना, चाज, बिस्त, ये तो आपको याद हो गया। बा से क्या हो गया, ब्यास, रा से रावी, रचना में रावी और चिनाब, चाज में चिनाब और झेलम, बिस्त में आपका ब्यास और सतलज, ठीक है। सिंधु सागर दोआब, तो सिंधु और झेलम। गंगा सागर किनके बीच है, ठीक, तो गंगा सागर द्वीप है, दोआब नहीं बल्कि सुंदरबन डेल्टा के आगे जो द्वीप है। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पूरा कैसा आपको लग रहा है, जो कोर्सेज चल रहे हैं उन सारे कोर्सेज के बारे में भी आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। कहाँ पे वो मिल जाएगा आपको, जीएस बाय दिवाकर जो ऐप का है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और उन कोर्सेज को देखिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कोर्सेज है, पूरा टॉपिक टू टॉपिक वहाँ पे कवर कराया गया है। ये देखिए जीएस बाय दिवाकर ऐप है, जिसको आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं 8318011238 पर। यहाँ पे इतना है, थैंक यू।